बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान भी था। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इतने साल अमल दरामद ना हुआ, जिसकी वजह से हमारे हजारों लोगों की जानें चली गई और हमें फाइनेंशियल जो है वो लॉस भी हुआ, पॉलिटिकल लॉस भी हुआ। Somebody has to take the responsibility। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं डालेंगे और हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो फिर मामलात जो हैं वो कोई आपको अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही, पहले भी आपने यही कहा था कि भारत जो है वो जंग करेगा, और मैं उसको 2+2 के तौर पर देख रहा था, जबकि आप एक अपने डिफरेंट एंगल से देख रहे थे। नतीजा ये निकला कि भारत ने जंग की। अभी भी मैं ये कहता हूं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इसलिए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वही वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जहां आएंगे, क्योंकि वो कश्मीर के ऊपर एक लिमिटेड ऑपरेशन उनका बहुत पुराना ख्वाब है। उसके लिए उन्होंने अपनी डिविजनल डिप्लॉयमेंट्स जो है वो शुरू कर दी हुई हैं। उसके अलावा उनके ब्रिगेड लेवल के ऊपर जो है हेडक्वार्टर्स बनना शुरू हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान और इंडिया के जो हालिया अगर मैं मवाजना करूं, तो मैंने देखा कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी था। क्वालिटी हमें जो है वो दिखानी पड़ती है हमारे प्रोफेशनलिज्म में। हमें जो इक्विपमेंट है उसको देखना पड़ता है, और इसमें जहां आपने बाकी सारी PL-15 और उसके बताया, वहां एक और भी बड़ा मिसहैप हो गया उनके साथ, और वो सैटेलाइट जैमिंग हो गई। भारत की जो सैटेलाइट थी वो जैम हो गई, और ये हमारा सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो थी वो उनको आड़े हाथों ले लिया। लेकिन खैर, इसके अलावा जो जहाज गिरने की बात है, ये वो जहाज हैं जिनके ट्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, सिग्नेचर्स जिनको कहा जाता है, हम किसी भी दुनिया में प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मुबशिर साहब, जो इस टाइम पे ग्राउंड में लोग थे, ग्राउंड पे जो जहाज थे, आपने मुख्तलिफ उधमपुर का देखा, आपने पठानकोट का देखा, दीगर जगहों के, तो वहां हैंगर्स में भी और पेंस में भी तो जहाज मौजूद थे ना। उनका क्या बना? इसलिए भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और लोग उसको सिर्फ रॉयटर की रिपोर्ट से देख रहे हैं, $83 मिलियन, $83 बिलियन का। जबकि मेरे ख्याल में अगर सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर करा के अगर देखा जाए, तो वो उनको 300 बिलियन से भी ज्यादा है, और जो उनकी रिप्यूट है वो तो शायद 2000 बिलियन के अंदर भी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन इस सब के बावजूद अब आप देखें कि इस टाइम पे जो गैंग ऑफ फाइव है, जिसमें अमित शाह है, जिसके अंदर अजीत डोवल है, जिसके अंदर जो है राजनाथ सिंह है, जयशंकर है, और खुद नरेंद्र मोदी है, वो चाहते क्या है? इस टाइम पे वो पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार है, पार्टी के अंदर आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक अब्दुल्ला साहब, इंटरनेशनल मुझे सिर्फ एक बात आइसोलेशन है। बताएं, मुझे एक बात बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है। हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर हमारे पास बड़ा एविडेंस है कि जो उनके एंकर्स, उनके एनालिस्ट आके बार बार BLA को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम वो क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस में लेके जा सकते कि ये टेररिस्ट आउटफिट्स को कर रहे हैं प्रमोट? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? क्यों सो रहे हैं हमारे फॉरेन ऑफिस वाले? ये बिल्कुल आप आपको मालूम है कि जिस तरीके से कुलभूषण यादव का क्या केस जो है, उन्होंने बॉम्बे अटैक वालों का केस क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने दिया? तो नहीं जाने दिया। तो फिर कुलभूषण यादव का हमने 9 साल से वहां क्या झक मार रहे हैं? हमने उसको किस लिए शोपीस पे रखा हुआ है? क्या उससे हमें फायदा क्या नहीं, है? उसको नंबर तो वन। फांसी चढ़ा देनी चाहिए और दरख्त से टांग जी, के कि मेरे पब्लिक ख्याल में देखे। व्हाइल वी आर टॉकिंग उसको फांसी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि ये मामला खत्म हो। दूसरी बात जो है वो आपने कही, कुल जो नरेंद्र मोदी था, उसने ढाका में खड़े होकर क्या बोला था कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार किया, तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं था? तो इसके ऊपर आपने जो है वो आपकी हुकूमत कहाँ रही? देखिए, बात यह है कि बिलावल साहब का आपने अपनी जिक्र किया, वो तो अभी शाम को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे थे। मसला यहाँ यह है कि अभी तक हम सिर्फ यहाँ, और फिर बिलावल साहब के साथ कौन लोग हैं? वही जो उनके जेरे साया थे, उन्हीं की पार्टी के लोग, जो उनके साथ कन्फ्रंट नहीं कर सकते, जो उनको एडवाइस नहीं कर सकते, जो उनको किसी चीज के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। तो फिर अगर सारे मिलकर उनकी बात को हतमी समझेंगे, तो फिर हमारा नेशनल कॉज जो है वो कहाँ चला जाएगा? दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये जो अपने बात कही है, जैसे गौरव आर्या है, जैसे जो उनके इस किस्म के बहुत ही चीप किस्म के टीवी पर्सनैलिटीज हैं, जो पाकिस्तान पे BLA के हवाले से इतने वो सिंपैथाइजर्स हैं। देखें, एक वक्त था, आपको याद है कि एक तंजीम थी अलकायदा। अलकायदा के मुतालिक अगर कोई इस तरह से उनको सपोर्ट करता था, या कोई भी उनके लिए कोई अच्छे जज्बात करता था, तो उसको जो है वो बाकायदा एक्ट ऑफ टेररिज्म पे नहीं, आता था, मैं और अगर पेट्रियट मैं एक्ट अगर का। हाफिज सईद का इंटरव्यू करूं या उनका कोई क्लिप चला दूं पुराना,
है। तो मैं बैन हो जाऊंगा? आप बैन नहीं हो जाएंगे, आपको उठा लिया जाएगा, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा जी हूँ। हाँ। लेकिन मीन्स बात ये है कि आपने किसी ने पूछने वाला ही कोई नहीं है। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो बहुत मेरे ख्याल में इस टाइम पे कमजोर हालत में है, और अगर जिस तरीके से हमने डिफेंस में एग्रेसिव पॉलिसी रखी और ऑफेंस के ऊपर आए, अगर हाँ, फॉरेन ऑफिस मैं इसी बाय द वे तरीके पुराने से इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। मैं अभी तो वो जेल में है, मैं तक पुराने इंटरव्यू का क्लिप चला दूँ उस पर भी। बट एनीवे, डॉक्टर मारिया सुल्तान, मुझे एक बात बताएं। मैं चलें आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी को भी नहीं पता अभी तक, कि पाकिस्तान के पायलट्स हैं, उन्होंने J-35A पे ट्रेनिंग कर लिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 J-35A जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं, और चाइना ने उनकी एडवांस डिलीवरी कर दी है। तो इंशाल्लाह जून या जुलाई में हम कम से कम 10 J-35A जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेल्थ प्लेन है। स्टेल्थ का मतलब है कि हिंदुस्तान का रडार इसको नहीं पकड़ सकते। तो हमें ये तो पता है कि हम इंशाल्लाह कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी हम ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर मारिया सुल्तान, व्हाट्स नेक्स्ट? आई मीन उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास? एक तो मिसाइल रह जाते हैं, ब्राह्मोस मारते रहें, ठीक है ना, हर जगह पे मारते रहें, हर शहर में मारते रहें, पाकिस्तान भी मिसाइल मारता रहेगा। व्हाट नेक्स्ट? हमारा एक थ्रेशोल्ड है ना, हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी दी हुई है ना, तो फिर क्या, फिर डैम से भी हम जाएंगे, फिर हम अंबानी की रिफाइनरी पे भी जाएंगे, फिर हम उसके घर पे भी जाएंगे, अनाटालिया पे। देखिए मुबाशिर, मसला दरअसल ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, डिटेरेंस जो होती है, वो दो चीजों पे बेस्ड होती है। वो इस चीज पे बेस्ड नहीं होती कि आप कितना मार सकते हैं अपने दुश्मन। जो डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे बेस्ड होता है कि क्या आपके हथियार उन तक पहुंच सकते हैं, क्या उनके खिलाफ जो दिफा है वो सचमुच इतना मौसर है या नहीं। देखिए, जो आपने टारगेट्स पिक किए हैं पहलगाम की वॉर में, उसमें क्या है, आपने S-400 किया, तो इसका मतलब ये कि आपने बताया हिंदुस्तान को कि आपका डिफेंस इतना मजबूत नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप तासुर दे रहे हैं। हम आपकी तमाम डिफेंस को मतलब अबूर करके वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी बात कि ये है कि क्या आप अपने अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। आपने कहा कि आपने वो तमाम टारगेट्स अचीव किए जो आपने बताए। आपने 15 एयरबेसेस, 16 हैंग ऑन एयरबेसेस, मारिया, और अगर फिर मैं आपको इंटरजेक्ट करूं, थोड़ा सा चेंज करूं, तो देखें, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अगर आप जी। देखें, इन सारी चीजों के साथ जो तीसरी चीज है वो है कॉस्ट ऑफ वॉर। कॉस्ट ऑफ वॉर जो होती है कि जी, आप अगर हमारे से जंग करेंगे, आप जंग कर सकते हैं, लेकिन जो आप जंग करेंगे उसकी कीमत आपको बहुत अदा करनी पड़ेगी। यानी कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, आज बाय द वे इंडियन इकोनॉमी में से 7% जो है DFIs निकल गए हुए हैं। मेरे पास आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है, और ये बाहर की रिपोर्ट